Yes, students, how are you all? Actually, we were doing budget chapter and I explained through this flow chart the crux of the middle of the chapter. Okay, but we haven't read anything from the notes till now. तो चलो notes खोल लो अपने और उसे रेफर कीजिए. मैंने दिया है components of budget. There are two components as I mentioned here also. Can you see that? Revenue and capital. ये हमने पहले से मेंशन कर लिए थे, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट. फिर रेवेन्यू बजट के फर्दर दो लेग्स हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब ये एक एक करके सारे समझने हैं. चलिए हम नीचे चलते हैं. रेवेन्यू बजट सबसे पहले अगर आए तो आप क्या लिखेंगे? ये देखिए मैंने आपको बताया था नीदर नॉर. ये देखिए इट डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द बजट. इट एक्सप्लेन्स हाउ रेवेन्यू इज जनरेटेड or collected by government and how it is allocated amongst various expenditure heads. भाई कैसे इकट्ठा किया जाएगा पैसा और कहाँ लगाया जाएगा, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करता है. ये पूरा रेवेन्यू बजट. ठीक है. अब रेवेन्यू रिसीट का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. तो आपको वही बात मिल गई बेटा जो हम कर चुके हैं यहाँ पर. नीदर देयर इज अ लॉस ऑफ एनी लाइबिलिटी, सॉरी नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर एनी रिडक्शन इन द व्हाट, इन द एसेट. तो हमने एसेट ले लिया किसकी? गवर्नमेंट की. और ये किस तरह की होती है बच्चों? दे आर रेगुलर इन नेचर, रेकरिंग इन नेचर. याद है? सो दे आर रेकरिंग इन नेचर. गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज. ये नॉर्मल कोर्स है बेटा. टैक्स, नॉन टैक्स, ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मल काम के लिए यूज की जाती हैं. मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जब हम यूज करते हैं तो इसे हम बोल देते हैं कि ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है. फिर अगर आपने देखा हो तो मैंने इसमें टैक्स इंक्लूड किया है, तो टैक्स आ गया. टैक्स फर्दर दो तरह का होता है, तो आप टैक्स का फ्लो चार्ट मैंने आपको यहां दे दिया. इट्स ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट and indirect. As you can see here also it's given. ठीक है. ये देखिए डायरेक्ट टैक्सेस. पहले तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब समझ लो. इट्स द सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, पहले तो ये याद रखना है. इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय हुम? पीपल एंड कंपनीज. हम लोग देते हैं या लोग देते हैं या कंपनीज देती हैं. किसको देती हैं? गवर्नमेंट को देती हैं. विदाउट रेफरेंस टू, ये बात याद रखनी है, एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न. हम बदले में उनसे किसी भी तरह का डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करते. राइट. तो टैक्स का मीनिंग याद हो जाएगा. फिर आ गया डायरेक्ट टैक्सेस. कौन से हैं बच्चों? फिर ये आ गया ना इन दोनों को. तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली लोगों की इनकम पर लगाए जाते हैं. सो इट इज इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. ओके. एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट. कौन कौन से हैं? आई हैव गिवन यू द नेम्स सो दैट यू शुड बी अवेयर. इनकम टैक्स, इनकी डिटेल क्या है, कौन से होते हैं, ये आपके मतलब से कुछ नहीं है. इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स याद है, कॉर्पोरेट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स ऑफ फर्म्स भी कहते हैं. यहां आप नोट भी कर लीजिए अपने नोट्स में, डायरेक्ट टैक्स ऑफ फर्म्स. ठीक है. देन कम्स द इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन्स. ये आपको मीनिंग भी नहीं पता होना चाहिए, बस ये लिस्ट है. देन कम्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ व्हेन कम्स द इनडायरेक्ट, नाम ही क्या है इनडायरेक्ट. जिस पर लगाया जाता है वो देता जरूर है लेकिन अपनी जेब से नहीं, लेकर कलेक्ट करके. तभी तो ये किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे. देखो ऐसे याद रखो, इफ यू बाय अ पैकेट ऑफ चिप्स, उसके ऊपर लिखा होता है इट इज ऑफ ₹20 इंक्लूसिव ऑल ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है बच्चे. अब ये 20 रुपए देता कौन है? कस्टमर. किसको? द वन हु इज गोइंग टू पे, शॉपकीपर और द वन हु इज सेलिंग दिस. ठीक है. अब ये सेल टैक्स, ये जो टैक्स लगा इसमें, ये गुड्स पे लगा ना बेटा, गुड्स पे लगा.
तो ये इनडायरेक्ट गुड्स पर लगता है, डायरेक्ट इनकम पर लगता है। ओके, हम सबकी इनकम, पर्सनल इनकम भी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी की इनकम भी हो सकती है। अब मैंने क्या कहा, ये इनकम पर है, ये सामान पर है। अब मैंने सामान है ना चिप्स, तो मैंने ये गुड खरीदी 20 रुपए की एज अ कस्टमर। ए पर्सन इज अ कस्टमर एंड ही बॉट of this packet of chips and he paid ₹20 to the shopkeeper who's B. Who's going to deposit this tax? Of course B, the one who's selling the product. But is he paying out of his own pocket? Is he paying out of his own pocket? No. He's shifting the burden from the other person. तभी तो ये indirect हो गया। मतलब पे कौन कर रहा है? कस्टमर। ओके, लेकिन आई एम सॉरी, पे कर रहा है शॉपकीपर, बट इनडायरेक्टली इट इज टेकन फ्रॉम समबडी एल्स, इसलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट। अब देखो, अगर इसको ध्यान से देखो तो इसने टैक्स का बर्डन किस पे डाला? किसी और पर। तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, ये शिफ्ट कर दिया गया किस पर? ऑन टू समबडी एल्स, इट कैन बी शिफ्टेड। अब इनकम टैक्स ले लो, मेरी इनकम पर टैक्स लगा, मैं क्या आपसे कलेक्ट करके दूंगी? भाई देखो मेरी इनकम का टैक्स बहुत बढ़ गया बच्चों, मेरे को पैसे दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो इनकम टैक्स जिस पर लगाया जाता है वही देता है। सो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, कांट बी शिफ्टेड। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये 2 पॉइंट्स तो समझ में आ गए ना, ये इनकम पर लगता है, ये सामान पर लगता है। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसका बर्डन देखो शिफ्ट कर दिया। जो भी टैक्स था शॉपकीपर ने खुद मांग देकर किससे ले लिया? इससे, कस्टमर से। सो ही शिफ्टेड द बर्डन टू द कस्टमर। आ जाओ वापस, ये देखिए, दोज टैक्सेस विच अफेक्ट्स द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो वर्ड लगाया, लोगों की इनकम को इफेक्ट करता है। कैसे बच्चों? अगर ये सामान महंगा हो, ठीक है, जब बर्डन ही शिफ्ट होना है, एक सेकेंड रुकिए जरा, let me just clear this area so that I can write it well. Just give me a second. Yes बच्चों, अब मैंने यहां पर एक वर्ड था, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? affects the income। कैसे? इनडायरेक्ट टैक्स जब हमने कहा इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, तो ये कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए, है ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा, है ना। या हम ऐसे कह रहे हैं कि वो तो हमसे लिया जाएगा ना, हम कस्टमर के एंगल से समझते हैं। एक कस्टमर को पहले ये चीज 10 रुपए में मिलती थी एंड वो अपनी इनकम में से इस पर 500 रुपए लगाता था, यानी 50 यूनिट्स बाय करता होगा बच्चों। एम आई राइट? आप मेरी बात समझ गए? 50 यूनिट्स बाय करता होगा 10 रुपए के हिसाब से, और 500 रुपए अपनी इनकम के लगाता था, ठीक है। अब ये सडनली हो गया 20 रुपए। ही नीड्स 50 यूनिट्स ओनली, मे बी इट्स अ पैकेट ऑफ मिल्क, ओके। ही नीड्स 50 यूनिट्स। अब वो कितने देगा? 1000 रुपीज। अब देखो, उसकी डिस्पोजेबल इनकम पहले अगर 500 स्पेंड करता था, तो से फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी इनकम 5000 है, ध्यान से सुन रहे हैं आप, 5000 में से 500 जाते थे, ठीक है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और हम बेटर वे एक और है, हम टैक्सेस के एंगल से, जो हम हमेशा आपको समझ में आया है पहले, तो लेट्स नॉट चेंज दैट। ओके, चलो मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। क्या डिस्पोजेबल इनकम हम सबकी किस पर डिपेंड करती है? होती क्या है? इनकम माइनस टैक्सेस इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। इफ माई इनकम इज 10,000 rupees and I pay taxes of 1,000 rupees, my disposable income is 9. Scenario number 1. Scenario number 2, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, ठीक है। और ना पता है एक और चीज है बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस का कवरेज इतना नहीं होता जितना इनडायरेक्ट का होता है। क्या मतलब? डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड, अगर मैं उस स्लैब में नहीं आती तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सामान तो हम सबने खरीदना है ना राजे। इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पर ही लग जाता है, तो इसका कवरेज, ये भी एक पॉइंट है, इसका जो कवरेज है वो एरिया कम है और इसका कवरेज एरिया ज्यादा है। ये कुछ ही लोगों पर लगता है,
ये तो सब पर लगता है. द वन हु इज बाइंग अ पैकेट ऑफ चिप्स और मे बी लिम्का और वट एवर यू बाय, उस पर आप टैक्स देते हो. तो यहाँ पे हम ये लेके चलते हैं कि हम अभी फिलहाल जिसकी कवरेज ज्यादा है उसकी बात कर रहे हैं. अब देखो टैक्स लग गया कितना, सामान खरीदते हुए, बच्चों ध्यान से, सामान खरीदते हुए अब मैंने पे करना पड़ रहा है मुझे 2000. देखिए मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई. सो दिस इज हाउ इट इज रिटन. इट अफेक्ट्स द पीपल्स कंजम्पशन. तो व्हाट विल आई डू? विद लेस मनी आई विल बाय लेस अमाउंट ऑफ गुड्स. तो इस तरह से मेरी कंजम्पशन भी चेंज हो जाएगी. आई एम श्योर इट इज क्लियर. चलिए आगे चले. लेट्स मूव फर्दर. कौन सा है? एक ही रह गया. अब तो पहले बहुत लंबी लिस्ट होती थी, अब तो आपको सिर्फ एक ही याद करना है, दैट इज जीएसटी. अब आपको पेपर में ये क्वेश्चन डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है. ठीक है, अभी हम टैक्स पर ही है राजे, टैक्स को इलेबोरेट कर रहे हैं. तो ये आपको इस तरह से देखो, वही है, मीनिंग लिखो यहाँ पे, मीनिंग ऊपर आ गया. इट इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स इनकम और कंपनीज इनकम. इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. इसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन कैन बी शिफ्टेड. ये भी बताती हूं मैं. दे हैव लिमिटेड रीच, लिमिटेड रीच, और इसकी रीच कैसी है? वाइड कवरेज. क्यों वाइड है? क्योंकि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पेज. इसमें सिर्फ द मोर यू अर्न द मोर यू पे वाला बात है. ये अनअवॉइडेबल है. इनकम टैक्स अगर लग गया तो देना ही होगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते. ये कैसे अवॉइडेबल है बताओ जरा सोच के. हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड? दिस कैन बी अवॉइडेड by buying less or maybe by not buying the product. आपने अवॉइड कर दिया, ना खरीदो भाई. अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि जो ये है टैक्स बहुत ज्यादा हो गया है तो मत खरीदिए ना सामान, कम खरीद लीजिए. तो इसको अवॉइड किया जा सकता है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देती हूँ इसको, ताकि आप सिर्फ बाय लुकिंग एट दीज बोल्ड वर्ड्स आपको बात समझ में आ जाए. ठीक है राजे. चलो ये देखो, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और ये प्रोपोर्शनल नेचर का होता है. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव मीन्स मोर यू अर्न मोर यू पे. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. 0 से लेकर 5 लाख तक अगर किसी की इनकम है, देयर इज नो टैक्स. मतलब आपको गरीब भी टैक्स देंगे? नहीं देते जी. 5 लाख तक की इनकम के लिए गवर्नमेंट कहती है नो नीड टू पे एनी टैक्स. 5 to 10 lakhs पर आप देते हो 10%. 10 lakhs से 15 lakhs, आई एम जस्ट टेकिंग अ रफ एग्जाम्पल, आप देते हो 20%. फिर 15 lakhs एंड अबव आप देते हो से फॉर एग्जाम्पल 30%. तो क्या है? ये प्रोग्रेसिव नेचर का है बेटा. प्रोग्रेसिव हो गया, जितना आपकी इनकम बढ़ते जा रही है उतनी आप देते जाते हैं. ठीक है. सो ये चेंज होता रहता है हर बजट में, इसलिए हम इनके फिगर्स अभी फिलहाल इनको याद नहीं करेंगे, ना ही वैसे भी जरूरत है. चलिए, तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं. प्रोपोर्शनल का मतलब कितना, अगर आपने प्रोपोर्शन वाइज इसको कह देते हैं हम कि भैया इफ यू बाय दिस मच ऑफ गुड्स यू पे say this tax. Okay, if you buy more, I mean proportionately, say आपने 5 यूनिट्स खरीदे तो आप 5 यूनिट्स के हिसाब से पे करते हो. अगर आपको लगता है 10 यूनिट्स जो है वो उस हिसाब से. ओके, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अगेन. ठीक है. इस केस में क्या होता है, आप प्रोपोर्शनल का मतलब है द अमाउंट ऑफ द टैक्स इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. जैसे यहां पिछली वाली एग्जाम्पल में क्या था राजे, टैक्स का ही अमाउंट चेंज हो गया. क्यों? बिकॉज द मोर यू बाय. प्रोग्रेसिव था ना. यहां पर इसको मैं ऐसे समझाती हूँ. देखिए, से फॉर एग्जाम्पल पैकेट ऑफ चिप्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपको समझ में आएगा. से 20 रुपए के पैकेट में, 20 रुपए के पैकेट में क्या है? टैक्स इज फिक्स्ड. कितना है? वो जो ए बी पर्सन है जिसने जमा कराना है, ही नोज अबाउट इट कि भैया से फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए का टैक्स है. नो दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. उसमें क्या था? वेरी. तो इसलिए इसे प्रोपोर्शनल कह देते हैं. इसको ऐसे समझ लो, रेट ऑफ द टैक्स इज फिक्स्ड इन दिस विद नो चेंज. ओके, वेदर द बेस, टैक्सेबल बेस जो है वो बढ़ जाए या कम हो जाए. चिप्स चाहे ज्यादा खरीदो चाहे कम, आपको वो क्या हो, ऐसे तो नहीं होता
कि 20 रुपए का पैकेट का चिप्स का पैकेट है और आपने कहा कि मैंने 10 लेने हैं, तो वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, आप टैक्स छोड़ दो, ये तो नहीं होता ना. सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. और जो proportion, the amount of tax is in proportion to the amount is subject to taxation. ये हम लाइन बोलते हैं, इसमें आपको जरूरत नहीं याद करने की, बस आप इतना फर्क समझ लो कि उसमें वेरी करता है टैक्स, इसमें टैक्स का अमाउंट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. वॉट एवर क्वांटिटी यू बाय, they never say, the shopkeeper never says that if you buy more I'll leave you the taxes. So that's what is called proportional. याद हो जाएगा. चलिए आगे चले. नॉन टैक्स रेवेन्यू हैज अ लॉन्ग लिस्ट. ठीक है, नॉन टैक्स, आप चाहें तो जिस पेज पर आपने वो बनाया है वहीं पर ही नॉन टैक्स की भी एक लिस्ट बना के रख लीजिए ताकि आपको लर्न करना आसान हो जाए. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, इंटरेस्ट. अब ये बताओ जरा, इंटरेस्ट आया है या गया है? इसमें ये रिसीट है, इसमें इंटरेस्ट मिला है. इसका मतलब ये पैसा गवर्नमेंट ने लोन किसी को दिया होगा ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड है बेटा, है ना. तो ये किस पर आया होगा बच्चों? गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा किसी को. ये देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट. तो जब इन्होंने किसी को दिया तो फिर क्या हुआ, यूटीज को दिया, तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिला. अब ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, क्या इससे कोई एसेट कम हो रही है बच्चा? नहीं हो रही. क्या इससे कोई लायबिलिटी बढ़ रही है? नो, दे आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग इन रिटर्न अगेंस्ट दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड. आई एम श्योर इट इज क्लियर. फी क्या है? फीस आपको पता ही, कोर्ट में फी लगती है, रजिस्ट्रेशन फी होती है, हम इसे लाइसेंस फी भी कह देते हैं. लाइसेंस फी अलग से हेडिंग है. कोर्ट में अगर कोई पेपर बनाना हो ना तो आपको फी लगती है. ये सारी रजिस्ट्रेशन फी भी हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं. तो फीस क्या चीज होती है बताओ? ये है, इट इज चार्ज्ड इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रेकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट. तो आपको बदले में सर्विसेज दी जाएंगी और सर्विसेज के बदले में आपसे पैसा लिया जाता है. जैसे कोर्ट फी में, कोर्ट आपको नोटरी या कोई भी जो वहां मैजिस्ट्रेट है वो अपना टाइम दे रहा है, सर्विस दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, उसके बदले में फी ले रहा है. क्लियर? अच्छा, तो ये सेकंड हो गया हमारा फी. ओके, फी जिसमें आ गई कोर्ट फी एंड ऑल. अब देखो आपको पेपर में क्वेश्चन और क्या आ सकता है. पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फी एंड टैक्स. बताओ, आपने भी अपने नोट्स में इसे नोट करना है. ये यहां पर नहीं है क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही इंस्टेंट भी बन सकते हैं, तो ये आ सकते हैं. अब देखो, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट अगेंस्ट विच यू कैन नॉट फाइंड आउट और एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न. यस और नो, है ना. ये कंपल्सरी पेमेंट है, पहली बात तो यही ले लो. ये कंपल्सरी है तो ये क्या है? ये कंपल्सरी है आपको देना कोर्ट फी? नो, इट्स एन ऑप्शनल फी. इफ यू यूज इट यू पे. ठीक हो गया. ये भी आप इसको क्यों लेना, मीनिंग में ही डाल दो. ये कंपल्सरी है, इसके बदले में ये लिख दो, इसको छोड़ दो. आप लिखो ये कंपल्सरी पेमेंट है, इसके बदले में सर्विस नहीं दी जाती, डायरेक्ट सर्विस का बेनिफिट नहीं होता, लेकिन इसमें होता है. तो लिखो इट्स एन ऑप्शनल पेमेंट. इफ एनीवन विशेस टू टेक द सर्विसेज और अवेल द सर्विसेज, दैट पर्सन कैन पे, एंड दैट मीन्स इसमें सर्विसेज दी जाती हैं. ठीक हो गया. बस एक ही डिफरेंस चाहिए होता है, इतना लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. चलिए आगे चले. ओके, मूविंग फर्दर. लाइसेंस फी क्या होती है? लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, गन का लाइसेंस है, ये इस तरह के लाइसेंसेस के लिए गवर्नमेंट फीस लेती है और उसके बदले में लाइसेंस बना कर देती है ना, द ग्रांट परमिशन. तो इसमें भी देखो फी है ना, इसके बदले में उन्होंने उसे कुछ रिटर्न में दिया. मतलब इट्स समथिंग लाइक मैंने लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और वहां जाकर फी सबमिट कर दी. कैन आई एक्सपेक्ट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन रिटर्न? यस ऑफ कोर्स. सो इट्स अ फी, इट्स नॉट द टैक्स. गॉट इट? फाइन्स एंड पेनाल्टीज, ये सब इसमें लिस्ट में लिखते जाओ. ठीक है, यहां लिखो लाइसेंस फी, ये उसके अंडर भी आप कवर कर सकते हो और अलग से भी लिख सकते हो. लाइसेंस फी आ गया. देन फाइन्स, कौन से? ये जो रेड लाइट जंप करते हो वो उस पर जो फाइन लगता है वो भी, ये देखो जंपिंग रेड लाइट, लॉ ब्रेकर्स के ऊपर जो फाइन लगता है, वो भी तो गवर्नमेंट की इनकम होती है बेटा. तो वो गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कहां पर काउंट होगी?
रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इसके बदले में उनकी कोई एसेट नहीं गई, कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। देन कम्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, बहुत बार हमें एड मिलती है बाहर से भी, रेड क्रॉस से, वॉर के टाइम पर, फ्लड के टाइम पर, किसी भी तरह के पेंडेमिक के टाइम पर, ठीक है। ये फिक्स सोर्स नहीं है, ऑल्दो ये फिक्स नहीं है, बट मिलते तो है ना हमें टाइम टू टाइम। तो ये गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ठीक। इसमें भी ये जो गिफ्ट है, क्या हमने इससे एसेट बनी है, हमारी एसेट गई है, हमने कुछ बेचा उनको? नहीं। क्या ये हमने वापस करने होते हैं ग्रांट? नो। तो मेरी लायबिलिटी भी नहीं बनाते, इस वजह से इन्हें रेवेन्यू रिसीट में रखा जाता है। एस्टेट्स क्या है? एस्टेट्स बेसिकली हमने बहुत बार देखा है, मूवीज में भी दिखा देते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है, या उस पर्सन ने कोई विल नहीं लिखी, अब वो डिस्प्यूटेड हो जाती है। उस बंदे का कोई बच्चा भी नहीं है और प्रॉपर विल भी नहीं बनी और वो डिस्प्यूट में आ गई, फिर वो गवर्नमेंट के पास आती है। गवर्नमेंट के पास जब वो आती है तो फिर वो फाइंड आउट करते हैं, अगर तो ओरिजिनल ओनर, मतलब कोर्ट में केस आ गया, ओरिजिनल ओनर इज एबल टू क्लेम, देन इट विल बी गिवन टू द पर्सन। लेकिन अगर नहीं तो वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी से जो भी पैसा क्लेम करती है, that is the part of revenue receipt, because they are not supposed to repay this money back. So there is no increase in liability, और गवर्नमेंट ने अपना कोई घर भी नहीं बेचा, इसलिए इसमें कोई एसेट लॉस नहीं हुआ। बच्चों, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा क्यों उनकी एसेट है? गवर्नमेंट की एसेट थोड़ी है, किसी की एसेट थी, गवर्नमेंट हैज जनरेटेड इनकम आउट ऑफ इट, तो गवर्नमेंट की एसेट का कोई लॉस नहीं हुआ, इसीलिए इसे रेवेन्यू रिसीट में गिना जाता है। So this was the last heading of this, that is estates. ये आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ताकि by just looking at once, जैसे ग्लांस से ही आपको आइडिया हो जाता है इसमें मैंने क्या क्या याद करना है। ऐसे ही मैंने टैक्सेस का बना दिया, क्लियर। बाकी जो चीज है, the next portion I will cover in the next video. Bye bye, take care.